चलो इसको खत्म करते हैं, फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करेंगे। लास्ट कितना क्या क्या पढ़ा था बताओ मुझे तक। फाउलिंग बसलो, इससे कौन कौन सी चीजें पढ़ी थी कल? फसल चक्र पढ़ा था आई थिंक, है ना? अंतरशस्य के प्रकार पढ़ लिए थे। चलो ये बताओ, जो आपके एडिटिव है धनात्मक सस्य क्रम, उसके अंदर क्या होता है? तो क्या करते हैं, मतलब यहाँ पौधों की संख्या कितनी रहती है? 100%। और आपके जो प्रतिस्थापन है उसमें पौधों की संख्या एकल फसल से क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि दूसरी फसल उसको क्या कर देती है? प्रतिस्थापित कर देती है। ठीक है। अब इसके अलावा आपके अपन ने पढ़े थे, फाउलिंग फसल क्या होती है जो खरपतवारों को बढ़ावा देती है। कैच फसल क्या होती है जो कि कम समय में, ठीक है, वो कवर फसल थी, कम समय में अधिक वानस्पतिक वृद्धि, तो उसको क्या बोल देते थे? कवर क्रॉप। और अ, रक्षक फसल आपको पढ़ाई थी, 10 से 15 लाइन दूसरी के अपन लगा देते हैं। ट्रैप क्रॉप अपन ने पढ़ाई थी, कीट और रोगों को आकर्षण करने के लिए। इसके अलावा हम्म तो ये अपन ने फसलों के अंतराशस्य के प्रकार पढ़े थे और फसल चक्र के लाभ पढ़े थे। ठीक है। एक दो पॉइंट और हैं, वो भी लिख लो इसके अंदर। हम्म, लिखो, मृदा का बीमार होना। नहीं, वही चल रहा है। उसके अलावा अभी तो क्लाइमेटिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन भी बचे हैं उसमें। नया थोड़ी, अभी तो पहले ये पढ़ लें फिर पढ़ेंगे वहां। मृदा का बीमार होना अगर आपसे पूछ लिया जाए, यानी कि सॉइल सिकनेस क्रॉप, मृदा का बीमार होने से संबंधित फसल कौन सी है, तो कौन सी है? ज्वार और अलसी। ज्वार व अलसी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना। ठीक है। ज्वार व अलसी क्यों? क्योंकि ये फसलें क्या करती हैं कि आपके पोषक तत्व का अवशोषण ज्यादा मात्रा में करती हैं। तो जब आप आगे इसके बाद कोई दूसरी फसल लगाओगे ना, उनमें पोषक तत्वों की आवश्यकता ज्यादा होगी। अब जैसे मान लीजिए अपन ने ज्वार लगा दी, तो अब आप आगे गेहूं लगा रहे हो। अनाज वाली फसलें हैं आपस में, अगर अनाज वाली फसलों को एक साथ लगाया जाए या अनाज वाली फसल के बाद आप वापस अनाज वाली फसल लगा रहे हो, तो उस स्थिति में मृदा में से पोषक तत्व का अवशोषण ज्यादा मात्रा में होता है। जिसमें प्रमुख रूप से अगर ज्वार की बात करें, अलसी की बात करें, अपन ने लगा दी अनाज वाली में ज्वार, तेल वाली में अलसी, तो आज आप नेक्स्ट जो क्रॉप लगाओगे उसमें आपको 25% तक पोषक तत्व या नाइट्रोजन की मात्रा जो अपन बात करें स्पेसिफिकली ज्यादा डालनी पड़ेगी। जैसे आप गेहूं में 120 डाल रहे हो, तो वहां आपको कितना डालना पड़ेगा? 140 एग्जाम्पल। क्यों? क्योंकि ये पोषक तत्व का अवशोषण, तो मृदा का बीमार होना इससे संबंधित है, इसको याद रखो। अब इसके अलावा दो तीन चीजें हैं, लिखेंगे नहीं, ऐसे ही समझ लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप, एक होती है सप्लीमेंट्री क्रॉप। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि किसी को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। अनाज वाली फसल के साथ आपने कुकुरबिटेसी सी लगा दी, क्या लगा दी? क्या कुकुरबिटेसी से अनाज को कोई फायदा देगी क्या? या अनाज कुकुरबिटेसी को देगा? कोई नहीं देगा। सप्लीमेंट्री यानी कि फायदा दे रहे हैं। मक्का उड़द को दे रही है, उड़द मक्का को दे रही है, वो उसको पोषक तत्व दे रही है। इसके अलावा अगर अपन बात करें, तो आपके जैसे कि कॉम्पिटिटिव क्रॉप, कॉम्पिटिटिव क्रॉप यानी कि आपस में क्या करती हैं? प्रतिस्पर्धा करती हैं। और जहां प्रतिस्पर्धा शून्य होती है उसको क्या कहते हैं? समानांतर। उपज अगर अंतराशस्य की और एकल की बराबर आती है तो बोलो, याद नहीं करके आएगा इसको? है भी, यहां से तो क्वेश्चन आएगा। अगर ज्यादा हो तो दो फसल की उपज जो है अंतराशस्य में लगाया और एकल में लगाया, बराबर आई, तो उसको तो क्या बोल दिया आपने? सहचर। ज्यादा कब आएगी? लिखाई हुई है लाइन, अच्छे से पढ़ लेना, गारंटी दे रहा हूं जरूर लिखाई होगी। सारी डेफिनेशन देखो। सी फसल सहायक या वृद्धि कारक, ऑग्यूमेंटिंग क्रॉपिंग। क्लास में होता था, है ना? क्लास में हूँ, क्लास में। सहायक या वृद्धि कारक।
नर्स क्रॉप भी होती है एक। आप जब रॉयल के जो नोट्स है ना, आप किताब जो है उसको ओपन करोगे तो उसमें आगे की तरफ भी सारी फसलों के बारे में विवरण दे रखा है। तो वहाँ एक नर्स क्रॉप भी मिलेगी। नर्स क्रॉप भी अपने आप में एक जो एक फसल दूसरी फसल की क्या करे, सहायता करे। जैसे कि हॉस्पिटल में नर्स का बेसिक काम क्या होता है, हेल्प करना। ठीक है, जो भी डॉक्टर वगैरह आप उनको बोल के, डॉक्टर थोड़ी इलाज करने आता है सुई लगाने, हेल्प करने का काम नर्स का, तो उसको नर्स क्रॉप भी बोलते हैं। तो एक तरीके से सहायक फसल ही नर्स क्रॉप है। ठीक है। इसके अलावा सहायक फसल या ऑग्मेंटिंग जो अपन बात करें वृद्धि कारक, उसका एक एग्जांपल क्या पढ़ा था अपन ने? अच्छा, हाँ, इसको लिख के मत रखो, लिख के रखो तो बहुत ज्यादा मैटर इकट्ठा हो जाएगा। अभी फसलें और चल रही हैं, है ना, तो मैटर बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए रोज पढ़ो इसको कम से कम। इतना मैटर भी नहीं है। अपने एग्रीकल्चर में गिनी चुनी आपके 5 रजिस्टर बनेंगे। अगर अपन बात करें ना भाई सिलेबस की, तो आपके 5 रजिस्टर बनेंगे अच्छे खासे। इतने से मोटे मोटे 5 रजिस्टर, 5 रजिस्टर पढ़ के सिलेक्शन लेना है। और जहां लोग ऐसे एग्जाम निकाल रहे हैं रजिस्टर की नहीं पता कितने बन रहे हैं, सिलेबस इतने भारी होते हैं, तो अपने तो 5 ही बन रहे हैं फिक्स। आपके हिंदी और एक उधर से जीके वाला, तो एक इधर से ये, कोई ज्यादा टफ थोड़ी इधर मामला। इधर आपके एग्रीकल्चर के अंदर ही एगोनॉमी और एनिमल हस्बेंड्री या हॉर्टी और एनिमल हस्बेंड्री तो एक ही में आ जाएंगी। तो मैटर कम है, लिमिटेड है, तो उस लिमिटेड को रटने की थोड़ी सी ज्यादा रखो, क्योंकि ये फैक्ट है, रटने का मैटर ज्यादा रहता है। समझने का मैटर जो है वो आपके एग्रो का 50% और सॉइल साइंस का 100%। उसके अलावा और मैटर समझने का कहीं है नहीं। है तो मुझे बता दो। ठीक है, हॉर्टिकल्चर उसमें क्या समझोगे, वो रटना ही है। चिकनी तुरई, खुरदरी तुरई, यही पता नहीं चलता कितनी आ जाती है उसमें। ठीक है। इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं एक दो पॉइंट की, जो बहुत बेसिक से क्वेश्चन अगर कोई पूछ ले तो। एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है, बताओ? फसल प्लस, तो लिखेंगे अपन इनको, लिखो। फसल प्लस जंगल या पेड़ अपन बात करें। ठीक है। या अपन बात करें, आपने सुना होगा एग्री सिल्वीकल्चर, वहां आएगा फसल प्लस वन, यहां फसल प्लस सिल्वी। क्या होता है, पेड़। क्या होता है, आपने सुना होगा एग्री सिल्वी पास्टोरल। एग्री सिल्वी पास्टोरल क्या हो गया भाई, मीनिंग समझ लो। एग्री मतलब अपनी फसल की बात हो गई, सिल्वी मतलब पेड़ की बात हो गई। अब पास्टोरल आ गया तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है, चारे की। किसकी बात हो रही है, तो फसल प्लस पेड़ प्लस चारा। अगर ऐसे आ जाए, हाँ वो घासों का अध्ययन होता है वो तो। ठीक है, अगर ऐसे आ जाए एग्री हॉर्टी सिल्वीकल्चर, तो फसल प्लस उद्यान प्लस पेड़। ये ऐसे लिखने पड़ेंगे अपन को सारे। लिख रो एग्रो हॉर्टी पास्टोरल लिख दिया। अब एग्री हॉर्टी पास्टोरल बताओ, फसल प्लस उद्यान फसल प्लस घास। गुड, ये लिख लो ऐसे, है ना, मीनिंग याद रखना बस। तो आज 5 तारीख, यानी कब से छुट्टी है आपकी? जा रहा होगा तू? सिल्वी पास्टोरल हो तो। अब एग्रो क्लाइमेटिक जोन का ये है, जीके वाले सर से मैं डिस्कस करूंगा कि जो नया, जो भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ था, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। हम्म, एक दो जिले का हुआ है, तो अपन इस
वो जो मैटर है आपको, वो करंट जीके के अकॉर्डिंग उधर चलवा देंगे। एक टॉपिक में बोल दूंगा ज्योग्राफी सर से, ज्योग्राफी होगी कंप्लीट तुम्हारी। मुझे ये आइडिया, क्योंकि अपन 12th के अंदर जो चैप्टर है मैटर, एग्रोक्लाइमेटिक जोन, अपन को उस अकॉर्डिंग भी पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अब जो ये क्वेश्चन आपका आएगा, अगर मान लो नए से आ गया, तो फिर आपका करंट में ऐड हो जाएगा क्वेश्चन। किस में ऐड हो जाएगा? करंट में। तो अपन जब ये पढ़ेंगे एग्रोक्लाइमेटिक जोन, तो उसी में मैं बता दूंगा कि नए के अनुसार ये है और पहले जो ये था। ठीक है, वो उसका मैं फोटो डाल दूंगा इस पे पूरे बोर्ड पे। ये तो बात रही। अब इसके अलावा एक दो पॉइंट डालो, लिखो LER, लैंड इक्विवेलेंट रेशो। कितने तारीख तक है छुट्टी आप लोगों की? लैंड इक्विवेलेंट रेशो क्या होता है? लैंड इक्विवेलेंट रेशो, इसकी वैल्यू अगर एक से ज्यादा है, किससे ज्यादा है? देखना इस तरीके से आता है, सीधा लिखा हुआ। अगर लैंड इक्विवेलेंट रेशो जो है वो एक से ज्यादा है, और लैंड इक्विवेलेंट रेशो एक के बराबर है, या लैंड इक्विवेलेंट रेशो जो है वो एक से क्या है, अधिक तो हो गया ना, कम है। तो है क्या, निकालते कैसे हैं कि लैंड इक्विवेलेंट रेशो कैसे निकालेंगे? अंतराशस्य की उपज, यानी कि जो अंतराशस्य में अपन ने फसल लगाई, अंतराशस्य की उपज, और नीचे आता है किसकी उपज? एकल फसल की उपज। किसकी उपज? एकल फसल की उपज। यदि मान लो अंतराशस्य की उपज आपकी आ गई, एक ध्यान से सुनना है ना, अंतराशस्य की आपकी उपज आ रही है 25 क्विंटल, कितनी आ रही है? और एकल फसल की उपज कितनी आ रही है? निकालो वैल्यू कितनी आ रही है। गर्ल्स भाग दे के दिखाओ मुझे। बॉयज कोई लड़का कोई बोलेगा नहीं है ना? 0.2 कौन कह रहा है ये? थोड़ा बहुत लगा के तो नहीं आ जाता रे? ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, 1.3 या 1.25 एग्जैक्ट जो है वो 1.25 सही है आपका, है ना? तो एक से ज्यादा आ रही है वैल्यू, कम आ रही है? बताओ, वैल्यू एक से ज्यादा आ रही है, कम आ रही है? तो इसका मतलब अंतराशस्य के रूप में फसल लगा रहे हैं तो फायदेमंद है या बेकार है? फायदेमंद है। समझ आया? इससे क्या पता चलता है, टॉपिक क्या है समझ लो इसको। लैंड इक्विवेलेंट रेशो, ये लैंड इक्विवेलेंट रेशो निकाला जाता है कि आपने अगर कोई फसल है जो अंतराशस्य के रूप में लगा दी मक्का, और एक लगाइए एकल फसल के रूप में, यदि अंतराशस्य के रूप में और एकल फसल के रूप में जो उपज में जो डिफरेंस आ रहा है, और यदि उसकी लैंड इक्विवेलेंट रेशो निकाला जाए, तो उसकी वैल्यू अगर एक से ज्यादा आ रही है, तो वो किसान के लिए क्या है? फायदेमंद है। एक के बराबर आ रही है तो ना फायदा ना ही नुकसान। यदि एक से कम आ रही है, तो इसका मतलब क्या है? नुकसान है। तो आप अंतराशस्य के रूप में ना लगा के उसको कैसे लगाओ? एकल फसल के रूप में। समझ आया? बहुत इजी टॉपिक है, लिख लो इसको। अगर एक से ज्यादा है तो लाभ ना हानि, ना लाभ। अगर एक से कम है तो क्या होगी? हानि होगी। अंतराशस्य फसल की उपज है ना, उसमें फसल इनबिल्ट है, समझ जाना। तो एक क्वेश्चन लिख लो इस चीज पे।
बोलूं क्वेश्चन? लिख लो पहले, लिख लो। बोलो, लिखो क्वेश्चन। यदि मक्का की उपज, यदि मक्का की उपज अंतरा शस्य के रूप में लगाने पर, अंतरा शस्य के रूप में लगाने पर 25 क्विंटल प्राप्त होती है प्रति हेक्टेयर, है ना, 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है, एवं एकल फसल के रूप में लगाने पर, एवं एकल फसल के रूप में लगाने पर उपज 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है, 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है, तो बताओ LER कितना होगा? तो बताओ LER कितना होगा? तो बताओ LER कितना होगा? 1.25। इसका मतलब क्या है? ये लाभकारी है। अब जो आपके एक लास्ट से लास्ट ईयर, जो आप 2021 में लास्ट पेपर हुआ था ना डब्ल्यू का, वहां एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसको अपन देख लेते हैं। आपके अगर पूछ ले तो, शुष्क कौमा अर्ध शुष्क व शुष्क उपाद्र क्षेत्र की विशेषता, क्षेत्र की विशेषता। और ये जो विशेषता है वो किस आधार पर है? क्षेत्र और पोटेंशियल प्रेसिपिटेशन अपॉन पोटेंशियल वेपर ट्रांसपिरेशन का अनुपात, इस आधार पर है। यानी कि शुष्क क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो कितनी हो रही है, और अधिकतम जल का नुकसान वाष्पीकरण के रूप में कितना हो रहा है। तो जैसे कि मान लीजिए कोई शुष्क क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र, फिर अपन कैसे क्षेत्र की बात करेंगे? अर्ध शुष्क, और फिर शुष्क उपाद्र यानी कि ड्राई सब ह्यूमिड, एरिड, सेमी एरिड, ड्राई सब ह्यूमिड। ह्यूमिड नहीं है, है ना, क्योंकि ह्यूमिड से अपन को मतलब क्या है? वहां तो वर्षा अच्छी खासी है, तो इसका मतलब ह्यूमिड से तो मतलब कोई है ना, होना ही नहीं चाहिए। तो शुष्क क्षेत्र का जो प्रेसिपिटेशन अपॉन पोटेंशियल वेपर ट्रांसपिरेशन की जो वैल्यू है 0.05 से कितने होती है? 0.20। और यहाँ जो फसल अवधि होगी वो कितने दिन से कम होगी? 75 दिन से कम। तो अर्ध शुष्क में वैल्यू क्या होगी? 0.20 से 0.50। और फसल अवधि कितनी होगी? 75 से 120 दिन। ऐसे ही ड्राई सब ह्यूमिड की वैल्यू क्या होगी? 0.50 से 0.60। और फसल की अवधि 120 से 150 दिन। ये जो क्वेश्चन है आप उठा के देखना, डब्ल्यू का क्वेश्चन वहां पूछा हुआ है, ड्राई सब ह्यूमिड की रेंज क्या होती है? 0.20 से 0.50 से 0.60। ये इसको यूं क्यों उतार लो, है ना। अगर किसी ने पूछ लिया हाइपर एरिड, अति शुष्क, मैंने लिखा है खाली शुष्क, अर्ध शुष्क, शुष्क उपाद्र। अगर किसी ने पूछ लिया हाइपर एरिड यानी कि अति शुष्क, तो 0.05 से कम।
इसको 65 कर लो, एक जगह 65 भी मेंशन है। पेपर में आपके 65 थी वैल्यू। पी मतलब क्या होता है भैया? प्रेसिपिटेशन, वर्षा। और पीईटी क्या होता है? पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन। अधिकतम जल की हानि किसके द्वारा? वाष्पो वाष्पीकरण के द्वारा। पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन। मैं लिख दिया बेटा बोर्ड पे। पोटेंशियल यानी कि किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र से अधिकतम वाष्पीकरण कितना हो रहा है, आपको क्या दिख रहा है, किससे ज्यादा हो रहा है? कौन से क्षेत्र से आपको ज्यादा लग रहा है? शुष्क उपाद्र होना तो शुष्क से चाहिए, फिर यहां ज्यादा क्यों हो रहा है? अरे भैया, शुष्क में होने के लिए पानी भी तो चाहिए। शुष्क में होने के लिए पानी भी तो चाहिए, पानी तो यहां ज्यादा है। ये अपन जो शुष्क खेती के अंदर जितना अपन को कवर करना था ऑलमोस्ट कर लिए। ठीक है, अभी हम एग्रोक्लाइमेटिक जोन की बात करेंगे। पहले तो अपन बात करेंगे पुराने वाले आधार पर, उसमें नए वाले को ऐड करा देंगे, है ना। फिर अपन जैविक खेती की बात करेंगे नेक्स्ट। जैविक खेती के बाद बायो फर्टिलाइजर और बीज, बस। करूं? सबसे पहले अपन बात करें एग्रोक्लाइमेटिक जोन, यानी कि जो सस्य जलवायु खंड जो है वो क्या होता है, बताओ। किस आधार पर उनको डिवाइड किया गया है, कैसे होने चाहिए, कितने होने चाहिए? हम्म। हम्म। यानी कि सीधे सीधे 3 पॉइंट की मैं बात करूं तो वहां की जलवायु के आधार पर, वहां की मृदा के आधार पर, वहां की फसल के आधार पर, इस आधार पर क्षेत्रों को अलग अलग जलवायु खंड के अंदर क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। जैसे अपन बात करते हैं कि अपने जिले हैं, अपने राज्य हैं, वो एक एरिया के अकॉर्डिंग है, किलोमीटर के अकॉर्डिंग है। इतने इतने किलोमीटर तक ये जिला है, उसके बाद दूसरा जिला लग जाता है। तो ऐसे ही जैसे कि अपन बात करते हैं कि अपने किसी क्षेत्र की, जैसे पश्चिमी राजस्थान की इधर की बेल्ट की अपन बात करें, तो इधर मारवाड़ी बोली जाती है, इधर मारवाड़ क्षेत्र है। ठीक है, इधर डूनार क्षेत्र है, बागड़ क्षेत्र है, मेवाड़ी क्षेत्र है पूरा। तो इस आधार पर अलग अलग क्षेत्र है। ये किस आधार पर था? वहां की भाषा के आधार पर। किस आधार पर? तो ऐसे ही अपन क्या करते हैं, सस्य जलवायु खंड को हमने बनाया फसल के आधार पर। किसी भी क्षेत्र में फसल कौन सी उगाई जाती है, उस क्षेत्र की जलवायु कैसी है, जिसमें जलवायु में प्रमुख अपन बात करते हैं हमेशा वर्षा की, किसकी बात करते हैं, और उस क्षेत्र की मृदा कैसी है। तो देखिए क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं फसल, जलवायु और मृदा, इनमें से अगर किसी से पूछा जाता है तो वो आपके वर्षा वाले से पूछा जाता है, बाकी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। क्यों? क्योंकि अगर फसल की बात करें कि निम्न में से कौन से सस्य जलवायु खंड की प्रमुख फसल है बाजरा, तो बाजरा भैया आपके, ठीक है, पता है हमको कि पश्चिमी राजस्थान में उगाया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ आपके पूर्वी राजस्थान में भी है काफी। तो इसलिए फसल से थोड़ा सा क्वेश्चन क्या आते हैं, कम रहने के चांसेस होते हैं। वर्षा से क्वेश्चन आता है कि यानी कि ऐसा कौन सा सस्य जलवायु खंड है वहां की औसत वार्षिक वर्षा 100 से 300 mm के मध्य में है। ऐसा कौन सा सस्य जलवायु खंड है जहां की औसत वार्षिक वर्षा 750 mm से ज्यादा है। तो फिफ्थ एग्रोक्लाइमेटिक जोन कौन सा? फिफ्थ, पांचवा। पांचवा जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, नंबर तो उसका 10वां है, लेकिन डिनोट अपन फिफ्थ से करते हैं। उसमें आपका पूरा आड़ोती आता है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो झालावाड़ में वर्षा ज्यादा, तो इसका मतलब उस जलवायु खंड की औसत वार्षिक वर्षा 750 से ज्यादा। ऐसे
अभी मैंने 100 से 300 mm बोला, तो वो फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, ऑलमोस्ट ये तीनों जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, जिसमें कौन कौन आता है, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, चुरू, चुरू का 3 तहसील आती है कुल मिला के, बाकी ये सारे क्षेत्र जहां वर्षा कम है, तो वहां कितना, 100 से 300 mm। तो अब ठीक है, सबकी बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं सस्य जलवायु खंड की। सस्य जलवायु खंड, एग्रो क्लाइमेटिक जोन। ये जो पहले भारत की अपन बात करेंगे, फिर अपन आगे, है ना। एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंदर मैं बात करूं, तो भारत में कुल कितने सस्य जलवायु खंड हैं, बोलो। किस किस आधार पे है वो, नाबार्ड? ना, ये नाबार्ड क्या है, तू पहले ये बता। बैंक है? अभी मैं जाऊंगा तो मुझे लोन मिल जाएगा? हैं? तो मुझे डायरेक्ट लोन दे देगी क्या? हाँ, तो खेती होनी चाहिए तो डायरेक्ट लोन दे देगी मुझे नाबार्ड? नाबार्ड किसको लोन देती है? राष्ट्रीय बैंक है, तो वो बैंक वगैरह के अंदर ट्रांसफर होता है, तो अपन ऐसा थोड़ी जाएंगे सीधा मुंबई जाएंगे, लोन दे दे, नाबार्ड लोन दे देगी, ये मुंबई हेडक्वार्टर है। तो नाबार्ड तो बैंक है, तो बैंक को क्या मतलब है तेरे सस्य जलवायु खंडे से? किस आधार पे है? योजना आयोग के अनुसार। किस आयोग के अनुसार? प्लानिंग कमीशन। पहले प्लानिंग कमीशन के अलग से इंचार्ज होते थे, प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के जो आपके इंचार्ज है, वो आपके अपने पीएम ही है। ठीक है, हर बार 2015 के अंदर ही चेंज कर दिया था, अपन योजना आयोग लेके आए थे। क्या चीज है, इसने क्या किया, योजना आयोग ने, प्लानिंग कमीशन ने, जो भी अपने भारत के अंदर सारी एक्टिविटी चल रही है, पूरे देश भर में या पूरे विश्व में भी हम क्या कर रहे हैं, इन सारी चीजों की क्या होती है, पहले योजना बनाई जाती है पूरे साल की, पूरे वर्ष भर की। तो योजना आयोग ने ही आपके सस्य जलवायु खंड को विभाजित किया, और कुल अगर मैं बात करूं तो आपके योजना आयोग के अनुसार भारत में 15 सस्य जलवायु खंड है। कितने सस्य जलवायु खंड है? 15 है। तो ऐसे पूछा जाता है कि योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन के आधार पर भारत में कुल कितने सस्य जलवायु खंड हैं? 15 है। कितने हैं? वहीं आईसीएआर या नार्प, जो आपका नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट है, के अनुसार कितने हैं? 127। पहले कितने थे? 131। ये तो बात रही सस्य जलवायु खंड की। किसकी बात रही? ऐसे इनको बोलते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन। ऐसे ही एग्रो इकोलॉजिकल जोन भी होते हैं। कौन से जोन? एग्रो इकोलॉजिकल जोन। एग्रो इकोलॉजिकल जोन यानी क्या होता है? पारिस्थितिकी क्षेत्र। कौन से क्षेत्र? कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र या सस्य पारिस्थितिकी क्षेत्र। ये क्या होते हैं कि जैसे कि हमने जलवायु, फसल, मृदा के आधार पर भारत को विभाजित किया गया, ऐसे ही भारत को वहां की की इकोलॉजी कैसी है, जैव विविधता वहां कैसी पाई जा रही है, उस आधार पर भी विभाजित किया गया है। तो एग्रो इकोलॉजिकल जोन की अगर मैं बात करूं, जो आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग है, नागपुर महाराष्ट्र, जानते हो क्या? उसने कुल कितने एग्रो इकोलॉजिकल जोन बताए? गुड। ठीक है। और किसने बताया? बोलो। आईसीआर ने बताया। आईसीआर ने कितने बताया? 8। कितने? 8। आईसीआर के अकॉर्डिंग कितने हैं? 8 है ना। अब इन सारी चीजों को अपन क्या करते हैं, मैप के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं, क्या है ससुलाई खंड। ठीक है, होगी शायद मेरे पास अलग से पीडीएफ।
ठीक है, हम बात कर रहे थे किसकी? भारत की। अगर हम भारत के बारे में बात करें सबसे पहले, तो मैंने आपको बताया योजना आयोग ने किस आधार पर बांटा? 15। तुम दीवार के पीछे घुस जाते, लास्ट जगह वही बच रही थी, हैं? बाहर बैठ के पढ़ लो, दीवार के उस तरफ कहीं आवाज पहुंच रही हो तो आगे बैठ लिया करो, मूर्खों पढ़ लिया। तो प्रमुख रूप से अगर मैं बात करूं, अब थोड़ा देर फोकस करो, तो जो सस्य जलवायु खंड 15 है उन्हीं के आधार पर बात होती है। कितने हैं कुल? 15। पारिस्थितिकी क्षेत्र के बारे में हम नहीं पढ़ते, ठीक है, पढ़ते हैं एक बड़े लेवल पे, अगर पीएचडी एमएससी वगैरह इकोनॉमी करो तो उसके अंदर बताया जाता है, लेकिन किसी से वो याद इतना होता नहीं है। तो हम सीधा सीधा नंबर याद रख लेते हैं कि कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं भैया? एनबीएसएस के अकॉर्डिंग 20 है, आईसीआर के अकॉर्डिंग 8 है। और सस्य जलवायु खंड भी आपसे अगर पूछे जाएंगे तो प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के ही पूछे जाएंगे, और कई बार हर एक एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। पहले भारत की बात कर लेते हैं, फिर भारत के अंदर अपना राजस्थान कहाँ आता है, फिर राजस्थान की बात करेंगे। तो भारत जो है वो 15 सस्य जलवायु खंड में विभाजित है, आपको जैसा कि आपको दिख रहा है। इसमें जो अपना राजस्थान जो है वो प्रमुख रूप से 3 सस्य जलवायु खंड के अंदर आता है। कितने? 3। देखो ये जो मैप आपका जाता हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट ये जो है वो अपना राजस्थान है, जिसमें कौन कौन सा आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है? 8वां भी दिख रहा है, 6वां भी दिख रहा है और 14वां। 13 नहीं, 8वां, 6वां और 14वां। ये मैप ऊपर से यहां से है ना, 8वां, 6वां और 14वां। 14। तो कैसे याद होंगे कि अपना राजस्थान कितने में आता है? 8 और 6 कितने होते हैं? 8 और 6 कितने होते हैं? तो कौन कौन से में आता है? 8, 6, 14। कछू ना आ रहा, तो चुपचाप बैठो रहे। 8, 6 और 14 मैप पे क्लियरेंस उस पे है नहीं, लेकिन 8, 6 और 14 पे आता है। जनरली हम बात करते हैं, ज्यादातर आपको मिलेगा ऑप्शन में भी, या फिर जो कुछ अलग अलग पढ़ाते हैं कि 14वें में ही आता है। जैसे कि ज्यादातर अपन को मैप में 14वां ही दिखाई देता है, जैसे उसको हल्का हल्का दिखाई दे रहा है ना, ऐसे लोगों को हल्का हल्का 14 में ही दिखाई देता है, क्योंकि प्रमुख रूप से 14 के अंदर ही है। वेस्टर्न ड्राई रीजन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? वेस्टर्न ड्राई। लेकिन अगर अपन उत्तरी राजस्थान की बात करें, थोड़ा बहुत पोर्शन और दक्षिण राजस्थान की, दोनों अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आ जाते हैं। जैसे बात करें अपना प्रमुख रूप से कौन से में है? 14वें में, जिसका नाम है वेस्टर्न ड्राई रीजन, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। क्या नाम है इसका? अगर पूछा जाए राजस्थान प्रमुखतः कौन से ससलाई खंड के अंदर आता है भारत के में, तो 14वीं में। अब आपको ऑप्शन में जैसे कि 8, 6, 14 इनमें से कोई नहीं, ऐसे आज आंसर क्या करोगे? 14वां। लेकिन कभी भी 8 और 6 ऑप्शन में नहीं मिलेंगे आपको। अगर तीनों मिल जाए और आंसर में उपरोक्त सभी, तो आंसर क्या दोगे? उपरोक्त सभी, ठीक है। जैसे 8वां कौन सा है? सेंट्रल प्लेटू हिल्स। और 6वां कौन सा है? ट्रांस गंगेटिक प्लेन। ट्रांस गंगेटिक प्लेन जो आपके पंजाब हरियाणा से जो अपना टच हो रहा है, कौन सा? गंगानगर, हनुमानगढ़। तो अपना राजस्थान भारत के कितने सस्य जलवायु खंड में आ रहा है? कौन कौन सा? 8वां, 6वां, 14वां। प्रमुख रूप से कौन सा आ रहा है? 14वां। क्या नाम है? वेस्टर्न ड्राई रीजन, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, ठीक है, इसको याद रखोगे। ये तो बात रही अपने किसकी? राजस्थान की। किसकी बात रही? कि भारत के मैप में हम कहां रहे हैं, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे आगे जाके किसकी? की राजस्थान की, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ राजस्थान। जैसा कि ये जो मैप है, इसमें अभी नया थोड़ा सा चेंजेस किया है, 2-3 जिले हैं जो इधर से उधर मूव किए हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि भैया वर्षा बदल गई हो या वहां की मिट्टी बदल गई हो, ऐसा तो बदल नहीं सरा। वर्षा और इनके जो डेटा है वो आपके लंबे समय से बदलते हैं, इतना जल्दी तो बदलने से रहे। तो वहां थोड़ा बहुत जिले के आधार पर थोड़ा बहुत चेंज किया गया कि हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है लंबे समय से देखने में। तो उसको अपन ने, जैसे झुंझुनू है, वहां की अपन बात करें तो वहां की जो वर्षा है थोड़ी बहुत चेंज अगर हुई है इतने साल में, तो उसको अपन ने दूसरे एग्रो क्लाइमेटिक जोन में ले लिया। ऐसे ही नए एग्रो क्लाइमेटिक जोन कुछ दिन पहले अपन ने न्यूज़पेपर के कटेंगे, और उसके अलावा अभी तक अपने पास कुछ प्रूफ नहीं है उसका, उसके आधार पर ही अपन उसको पढ़ लेंगे। ये जो है वो अपने पुराने एग्रो क्लाइमेटिक जोन के आधार पर, और अपनी 12th की किताब के अंदर भी यही है। कैसे क्या है, कैसे पता चलेगा, ध्यान देना। तो टोटल ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, सुपरवाइजर का भी क्वेश्चन है, आप निकाल के देख लेना कि राजस्थान में कुल कितने सस्य जलवायु खंड हैं? 10। कितने हैं भैया? कि राजस्थान में कुल कितने सस्य जलवायु खंड हैं? 10। अब हमने किया क्या कि उन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 उन सबको अलग अलग डिनोट कर दिया। क्या कर दिया? कैसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो प्रदर्शित करने के लिए हमने क्या किया? फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी,
सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी और फिफ्थ। इस तरीके से अपन ने क्या कर दिया, डिनोट कर दिया। जैसे मैंने अभी बोला कि हाड़ौती कौन से में आता है, तो फिफ्थ बोला मैंने, यानी कि फिफ्थ तो वो है तो 10वां, लेकिन डिनोट कैसे हो रहा है? तो आपको क्वेश्चन में वहां ऐसा नहीं मिलेगा 10वां, आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। किसी ने पूछ लिया उदयपुर कहां आता है, तो आपको ऐसे लिखा मिलेगा। किसी ने पूछ लिया आपका धौलपुर कहां आता है, तो ऐसे लिखा मिलेगा, बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अब है क्या, यहां से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, सब ध्यान देना थोड़ा सा। क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि फर्स्ट ए एग्रोक्लाइमेटिक जोन सस्य जलवायु खंड की औसत वार्षिक वर्षा क्या है? 12th कोई पास है इस साल के? सारे बूढ़े ही है, सब बुजुर्ग ही है। तो 12th इस साल या इससे पहले बोर्ड के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बोर्ड का, है ना। और वहां पूछा हुआ क्वेश्चन है सस्य जलवायु खंड की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, देखना बोर्ड का पेपर आते हैं ना ऑब्जेक्टिव बोर्ड में भी, वहां पूछा हुआ क्वेश्चन है 100 से 300 ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि फर्स्ट ए के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, बाड़मेर, जोधपुर, ये कलर दिख रहा है, बाड़मेर, जोधपुर। दो तरीके का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन समझ लेते हैं, आगे पढ़ाऊंगा इन सबको। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कि आपके थर्ड बी सस्य जलवायु खंड का नाम क्या है, तो थर्ड बी कहां पर है, ये रहा आपके पूरा भरतपुर संभाग, बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो ये इसका क्या हो गया, नाम हो गया। क्या हो गया, नाम भी याद रखना पड़ेगा। और कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके कि इनमें से कौन से सस्य जलवायु खंड के अंदर सरसों अनुसंधान केंद्र है, तो अपन को पता होना चाहिए है कहां सबसे पहले, तो भरतपुर में। कहां पर है, और भरतपुर कहां आ रहा है, थर्ड बी में। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे 100%, समझ आया। किसी ने पूछ लिया एनआरसीएसएस नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड एंड स्पाइसेस इज लोकेटेड इन विच एग्रोक्लाइमेटिक जोन, एनआरसी जो आपका बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र है, इनमें से कौन से सस्य जलवायु खंड में आता है? ऑप्शन में है आपके सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी। तो जेटीए जयपुर, टोंक, अजमेर, उसके साथ दौसा भी मिला दो, ये आता है थर्ड ए में। तो इसका मतलब कि वो अजमेर में है, तो इसका मतलब किस में आएगा, थर्ड ए में आएगा। और मान लो थर्ड ए की जगह नाम दे दिया सस्य जलवायु खंड का, तो नाम भी अपन को इसलिए याद करने पड़े। समझ आ रहा है। और क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं आपके, जैसे महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इनमें से किस सस्य जलवायु खंड में आता है, तो हमको ये पता होना चाहिए पहले वो आता कहां है, उदयपुर में। और उदयपुर कहां रहा है, फोर्थ ए में। कहां आ रहा है, फोर्थ ए में, है ना। थोड़े बहुत जो आपके सस्य जलवायु खंड है यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा, थोड़ा बहुत दूसरे में भी है। जैसे कि हम बात करें फर्स्ट सी की, तो फर्स्ट सी में आपको चुरू आधा सा दिख रहा है, आधा सा नहीं दिख रहा है, यानी कि चुरू की 3 तहसीलें तो इधर आती हैं, थोड़ा बहुत इधर आता है। इसलिए कह रहा हूं कि जो प्रमुख रूप से जो है उसको ही याद करना है। जैसे उदयपुर की थोड़ी सी पोर्शन की हम बात करें, फोर्थ बी में भी आता है, लेकिन प्रमुख रूप से किसमें, फोर्थ ए में। किसमें, ठीक है। ऐसे अपन एक एक को डिस्कस कर लेंगे कैसे याद होंगे, क्या याद होंगे। तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे सस्य जलवायु खंड के नाम क्या है, वर्षा क्या है। तो ये 12th की आपके 5वें चैप्टर में पहली टेबल बनी हुई है सस्य जलवायु खंड की, है ना। उस टेबल को ही मैं यहाँ डालूंगा, उसी से लिखना है सेम। पर जिले कैसे याद होंगे, तो सारी चीजें अपन ट्रिक के आधार पर अपन को याद करने पड़ेंगे। हम क्या करेंगे, टुकड़े में अलग अलग में डिवाइड करेंगे। कैसे, जैसे मान लो ये एक ट्रिक इनसे हो जाएगी, एक ट्रिक इससे हो जाएगी, और एक ट्रिक इससे हो जाएगी। कैसे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपन ने कौन कौन से टुकड़े पकड़े भैया, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। ठीक है, ये अपने टुकड़े कर लिए थे 3 एक ट्रिक के लिए। तो बाजों के साथ ये है फर्स्ट ए, कैसे याद होगा, बाड़मेर, जोधपुर। यानी कि फर्स्ट ए में क्या आ रहा है भैया, समझ आ गया क्या, फर्स्ट ए बाजो यानी कि बाड़मेर, जोधपुर। अब आगे चलते हैं, हनुमान जी,
यानी कि हनुमानगढ़, और जी से क्या है? गंगानगर। फर्स्ट बी, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, ये है पहले। तो क्या हो गया? फर्स्ट बी। अब क्या है भैया? बीकानेरी नमकीन कहां खाई? जैसलमेर में। तो क्या हो गया? बीकानेर, जैसलमेर और चुरू की 3 तहसीलें। ये अपन को ऐसे याद रखना पड़ेगा, है ना? अब ये तहसीलें भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एरिया के अकॉर्डिंग बदल गई हैं, लेकिन इस 12th की बुक में जो लिखा है ये उस आधार पे। तो समझ आया? अब जैसे क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया, फर्स्ट बी में कौन कौन से जिले आते हैं? फर्स्ट ए में कौन से आते हैं? फर्स्ट सी में कौन सा आ रहा है? अब मैच कर लो इधर। फर्स्ट ए की बात कर लेते हैं। कलर देखो, ये आपको जो दिख रहा है बाड़मेर, क्लियर है? फर्स्ट बी, ये जो आपको कलर दिखाई दे रहा है उधर। फर्स्ट सी, क्लियर है भैया? कोई दिक्कत? समझ आ गया? क्या है ट्रिक बोलना? वापस याद करो। तो ऐसा नहीं हो वहां खाली बाजे बजाते रह जाओ। पर ये जरूर याद रखना ना, ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन बिना ट्रिक के याद नहीं होंगे। जा कुछ भी कर लो, कितना बड़ा मसीहा हो, ये जिले नहीं याद होंगे, है ना? तो जिले उसने भी ट्रिक से ही याद किए होंगे पहले। हम्म। बहुत एक्स्ट्रा दिमाग है ना, तो इसलिए। अब तो गरीब आदमी टाइम पास कर रहे हैं अपने भाई। अबे क्या बार बार रटने से चीजें याद होती हैं? एक दिन में अगर मैंने याद कर लिया कि फर्स्ट ए के अंदर क्या है, एक दिन में खाली मुझे यही याद रखना है फर्स्ट ए में क्या है। दूसरे दिन मुझे याद रखना है फर्स्ट बी में क्या है। अब दूसरे दिन जब मैं याद कर रहा हूँ फर्स्ट बी में क्या है, उससे पहले याद करो फर्स्ट ए में क्या याद किया था। कोई भी चीज टुकड़ों में याद करोगे जितना बेनिफिट देगी, और टुकड़ों के साथ रिवीजन करोगे तो, है ना? और दुनिया में ऐसी कोई सी भी चीज नहीं है जो हर एक चीज में ट्रिक घुसे। अगर बात करें अपन इंडियन पॉलिटी की, इंडियन जीके की, वहां कोई ट्रिक फ्रिक नहीं चलती। जो यूपीएससी वाले और सब तैयारी करते हैं ना, एक सिंगल ट्रिक नहीं होती वहां, है ना? जैसे मेरे भैया ने किया है, मेरे भैया ने दो बार इंटरव्यू दिया, अभी असिस्टेंट कमांडेंट है वो यूपीएससी से ही। तो वहां तो कोई ट्रिक ही नहीं चलती, वहां कुछ नहीं चलता। तो ये क्या है कि ये तो अपने टाइम पास हो जाए जैसे है। तो ये तो बात रही कितने जिले हो गए अपने, कितने ससलाई खंड हो गए, क्लियर? 3, है ना? नेक्स्ट अपन बात करते हैं। ये ट्रिक ही हमने 3 दिन में याद की थी। ठीक है, चलो ध्यान देना। एस एन यानी कि ट्रिक क्या है? सत्यनारायण ने पाली में जेटीए का फॉर्म भरा और पोस्टिंग कहां ली? तो सत्यनारायण यानी कि, और इसके साथ कौन? झुंझुनू। एक आध जिला तो याद रखना पड़ेगा, हर एक की ट्रिक नहीं बन सकती है। सीकर, नागौर, झुंझुनू। तो अपन ने बात की थी कि फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी की टुकड़ा किया था, और फिर नेक्स्ट टुकड़ा कितनों का है? 4 का। सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी। ठीक है, आगे चलते हैं, अपन चेक कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया? क्लियर है क्या? क्लियर क्या? आप पाली के आसपास के जिले बोलो। पाली, जालौर, सिरोही। अब सिरोही का थोड़ा पोर्शन आपके किधर भी जाता है, नीचे फोर्थ ए की तरफ भी जाता है, लेकिन प्रमुख रूप से यहां। तो ये क्या हो गया? अब जेटीए, जयपुर, टोंक, अजमेर, और अजमेर के साथ एक जोड़ दो, कौन सा? दौसा। क्या हो गया भैया? लास्ट ट्रिक बच रही है भरतपुर संभाग। क्या क्या है भैया भरतपुर संभाग में? और सवाई माधोपुर, थोड़ा सा सवाई माधोपुर आपके इधर भी आता है, थर्ड ए की तरफ भी। तो ये कौन सा हो गया भैया? हम्म। डी आता कहाँ था? पहले भरतपुर में आता था, तो फिर वो कहाँ आएगा? वहीं आएगा।
समझ आएगा ना भैया। ये तो मैं पहले के जिले के आधार पर बता रहा हूँ, जब मैंने क्लास चालू की थी तो पहले, इसलिए दीवार में तेरा सर घुस रहा था ना, तो वहीं जा रही थी पूरी नॉलेज। मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ कि ये अपन किस आधार पर पढ़ रहे हैं, जो पहले जो जिले लिखे हुए हैं 12th के, उस आधार पे है ना। अब इससे क्या अपन को ये पता चलेगा कि डी, तो डी किससे अलग हुआ है, तो वो कहाँ आएगा फिर। समझ आ गया, उसी में ही आएगा थर्ड में। तो ये बात रही अपनी। अब इसको मैच कर लो एक बार, है ना। सत्यनारायण ने, तो यानी कि सीकर, नागौर, झुंझुनू। ये ग्रीन कलर देखो इधर ही है क्या, सीकर, नागौर, झुंझुनू। और थोड़ा सा बच्चा कुछ पोर्शन किसका आ गया, चुरू का। नेक्स्ट ट्रिक अपनी क्या थी, सेकंड बी, पाली में, तो पाली, जालौर, सिरोही। चेक करो, पाली, जालौर, थोड़ा सा पोर्शन, ठीक है। फिर अपन बात करें थर्ड ए की, JTA, जयपुर, टोंक, अजमेर, दौसा। फिर अपन ने बात की थर्ड बी, भरतपुर संभाग, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, करौली, सवाई माधोपुर। थोड़ा सा सवाई माधोपुर कहां आ रहा है, 5वें के अंदर आ रहा है। किसके अंदर आ रहा है, 5वें। समझ आ गया। हो गए कितने जिले हो गए, मतलब कितने आपके ट्रिक होगी, 4 और 3 7। अब बच रहे हैं अपने 3। हाँ बोलो भैया, क्या है ट्रिक। यूबीसी वालों ने आदिवासी व हड़ौती के मध्य लड़ाई कराई। यूबीसी यानी क्या है, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। इसके साथ साथ कौन जोड़ लो, राज संबंध। क्या जोड़ लो। अब आता है सर शाहपुरा कहां आता है, तो भीलवाड़ा में आता है ना शाहपुरा। समझ आ रहा है। तो क्या हो गया, फोर्थ, आदिवासी बेल्ट बोलो, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। दिमाग में किसी के में आएगा सर ये सलुम्बर कहां आता है, सलुम्बर उदयपुर से लगा हुआ है, तो यहां आता है। ये क्या हो गया, फोर्थ। किसके मध्य लड़ाई कराई, हाड़ौती। पकड़ो हाड़ौती को, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, और थोड़ा सा पोर्शन किसका, सवाई माधोपुर का। कौन सा हो गया, खत्म हो गया क्लाइमेटिक जोन। 3 ट्रिक अगर अच्छे से इनको रट लोगे ना, पर समझोगे भैया जिले कैसे बन रहे हैं, इनमें से कैसे निकल रहे हैं। एंड यूबीसी, उदयपुर, भीलवाड़ा। अब इसके लिए क्या है कि अपन को अगर राजस्थान का मैप अच्छे से याद है, तो ही आप इसको याद कर पाओगे। जैसे पाली लिखा मैंने, तो आपको पता होना चाहिए पाली के आसपास क्या है, जालौर, सिरोही। जयपुर, टोंक, अजमेर लिखा, तो जयपुर, टोंक, अजमेर, दौसा है उसके पास। यूबीसी यानी कि उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के साथ साथ कौन है, राजसमंद भी है। हाड़ौती में कौन आता है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आता है। तो ये ऐसे जिले आपको याद करने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन क्या बनेंगे, तो क्वेश्चन इनसे सब ऐसे बनेंगे कि निम्न में से कौन सा ससुलाई खंड सबसे बड़ा है। तो यहां आपको सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, फर्स्ट सी। ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा, निम्न में से कौन से ससुलाई खंड के अंदर सर्वाधिक वर्षा है, फिफ्थ। ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, निम्न में से कौन से सस्य जलवायु खंड में अनाज उत्पादन सर्वाधिक होता है, गंगानगर, हनुमानगढ़। तो कौन सा है, फर्स्ट बी। कौन सा है, यानी खाद्यान्न उत्पादन सर्वाधिक कहाँ है, ठीक है। ये रहेगा, तो इसको वापस समझेंगे और एक एक को लिखेंगे। 12 के जो मैटर है उसको भी लिख देंगे, उसके साथ साथ जो नया ऐड हुआ है उसको भी कवर कर देंगे। क्या बेटा, फोर्थ बी, फोर्थ बी, सबसे छोटा फोर्थ बी। राखी की आपको अग्रिम शुभकामनाएं, मौज करो। मैं यार